नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण भाग में से समास और उसके भेद। सबसे पहले हम देखेंगे समास किसे कहते हैं। समास की परिभाषा है वाक्यांशों को संक्षिप्त कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जो नए शब्द बनाए जाते हैं उसे ही हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। देखिए, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। इस प्रकार समास के 6 भेद हैं। समास को पढ़ने के साथ साथ हमें उसके समासपद और समास विग्रह के बारे में भी जानना अति अनिवार्य है, क्योंकि जब भी परीक्षाओं में प्रश्न किए जाते हैं तो उसमें समास का पद, समासपद या फिर समास विग्रह रूप लिखने के लिए कहा जाता है। समासपद किसे कहते हैं? जिसमें अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके बनाया जाए। अर्थात जहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हों और उसको संक्षिप्त भी कर दिया जाए उसे हम कहते हैं समासपद। और जहाँ पर शब्दों को विस्तृत करके लिखा जाता है उसे हम कहते हैं समास विग्रह। आइए अब हम समास के 6 भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, इस समास की पहचान है कि इसका प्रारंभ जो है वो उपसर्ग से होता है। अर्थात जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका पूर्व पद जो है वो उपसर्ग होता है, जैसे यथा, प्र, प्रति, भर इत्यादि। और ये शक्ति शब्द के साथ जुड़कर ये बन गए हैं यथाशक्ति, प्रहार, प्रतिदिन, भरपेट। देखिए, ये हमारा समासपद है यथाशक्ति, और जब हमने इसको विग्रह किया तो ये बन गया शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार यथा प्लस शक्ति ये बन गया यथाशक्ति, प्र प्लस हार प्रहार, प्रति प्लस दिन प्रतिदिन, बर प्लस पेट बरपेट। इस प्रकार उपसर्ग और मूल शब्द दोनों को मिलकर जब नया शब्द बनता है तो वह अव्ययीभाव समास बन जाता है। अब हम इसका दूसरा भेद देखेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से हमारा अभिप्राय है कि एक ऐसा समास है जिसमें कारक चिन्हों का लोप, अर्थात जब हम समास विग्रह को करते हैं तो इसमें कारक चिन्ह जो है का, की, के, को, से, में, के लिए, पर इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। और तत्पुरुष समास की यही पहचान है कि इसमें कारक चिन्ह जो है उनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे समासपद और इसका समास विग्रह। जिस प्रकार जैसे है सर्वप्रिय शब्द, तो इसका समास विग्रह होगा सर्व को प्रिय, नगरवास, नगर में वास, देशभक्ति, देश की भक्ति। अब आप देखिए, सर्वप्रिय शब्द में हमने जब उसका विग्रह किया सर्व को प्रिय, को शब्द क्या हो गया? कारक। तो ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, सर्व प्रिय। अगला था हमारा नगरवास, नगर में वास। इसमें में कारक लगा होने के कारण ये क्या है? तत्पुरुष समास। देश की भक्ति, की कारक जुड़ने से ये बन गया तत्पुरुष समास। ये था हमारा तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इस समास की पहचान है कि इसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। अर्थात अब हमें देखना है पूर्व पद क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी शब्द, जैसे मृगनयन शब्द है, इसमें जो मृग शब्द है वो होगा पूर्व पद, यानी कि इसका पहला पद, और नयन होगा इसका उत्तर पद। इसी प्रकार ये मृग पूर्व पद जो है वो होगा विशेषण
और नयन, जो इसका उत्तर पद है वो होगा विशेष्य। और इसकी एक और पहचान है कि कर्मधारय समास में यदि हम कैसा शब्द लगाकर कोई प्रेषण करते हैं, ध्यान से सुनिए कि कर्मधारय समास में अगर हम कैसा शब्द लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो उसका अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो वो होगा कर्मधारय समास। जैसे मैंने उदाहरण लिया मृग नयन, इसमें मैंने प्रश्न किया नयन कैसे हैं, उत्तर क्या था, नयन मृग के समान है। इस प्रकार से हमें अपने प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल चुका है, इसलिए ये होगा कर्मधारय समास। इसके समास पद और समास विग्रह देखेंगे। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नील गाय, नीली है जो गाय, नील गगन, नीला है जो गगन। अब हम देखें नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला है। हमारे कैसे प्रश्न का अगर हमने प्रश्न किया तो हमें उसका उत्तर मिल चुका है। नील गाय, गाय कैसी है, नीली है। नील गगन, गगन कैसा है, नीला है। इस तरह से प्रश्न करने पर जब हमारे उत्तर मिल जाते हैं तो वो होता है कर्मधारय समास। आगे हम देखेंगे द्वंद्व समास। इस समास की मुख्य पहचान ये है कि इसमें योजक चिन्ह लगे होते हैं तथा विग्रह करने पर योजक चिन्ह की जगह पर और, या, तथा आदि शब्द लगते हैं। जैसे इसका समास पद देखेंगे हम, आटा दाल, आटा और दाल, इसमें बीच में हम देखेंगे क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। आटा दाल योजक चिन्ह लगा हुआ है और जब हमने इसका समास विग्रह किया तो हमने योजक चिन्ह जो है उसको हटाकर और शब्द को जोड़ दिया। दूध दही, दूध और दही। माता पिता, योजक चिन्ह को हटा के हमने उसकी जगह पे लगा दिया और शब्द, माता और पिता। इस प्रकार से योजक चिन्हों को हटाकर उसकी जगह पर और तथा या शब्द अगर हम लगा देते हैं तो वह बन जाएंगे द्वंद्व समास। अगला है हमारा द्विगु समास। इसका पूर्व पद यानी कि पहला पद जो हमने पहले ही बताया था, जो आगे वाले शब्द होते हैं उसको हम कहते हैं पूर्व पद और जो पिछले शब्द होते हैं उसको हम कहते हैं उत्तर पद। उसका पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है जबकि उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे देखिए तिरंगा, नवरत्न, दोपहर, पंजाब, चौराहा, चौरास्ता इत्यादि। इन सब में क्या है, संख्या का प्रयोग हुआ है। जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समूह। इसका समास पद यानी कि इसका संक्षिप्त रूप तिरंगा। समास विग्रह अगर हमने इसका विस्तृत रूप देखा तो ये बन गया तीन रंगों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, इसमें भी संख्या का प्रयोग हुआ है। नौ रत्न, नौ रत्नों का समाहार। दोपहर, दो पहरों का समाहार। पंजाब, पांच आबों का समूह। आब क्या होते हैं, नदियाँ। तो इस प्रकार से पांच नदियों का समूह क्या है, पंजाब। तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। आगे हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। इसका अंतिम भेद बहुव्रीहि समास। इस समास में पूर्व तथा उत्तर पद दोनों ही गौण होते हैं और दोनों ही मिलकर तीसरे पद के विषय की ओर संकेत करते हैं और ये तीसरा पद जो है वो किसी देवी देवता का नाम हो सकता है। अत्यधिक ज़्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि इसका तीसरा पद जो है वो देवी देवता के नाम पर ही आधारित होता है। उदाहरण के तौर पर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ, भगवान शिव जी का। तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। आगे देखेंगे, इस समास में अत्यधिक चर्चा देवी देवताओं के नाम की ही होती है। जैसे अगर इसका समास पद रूप देखें हम, पीताम्बर, चतुर्भुज, गजानन। समास विग्रह किया है हमने इसका। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, वो हो गया
भगवान विष्णु। गजानन, गज के समान आनन वाला गजानन। ठीक है, ये हो गया गणेश।